दोस्तों, एक बात नोटिस की है। आप वीडियो पूरा ध्यान से देख लेते हो, हर सीन, हर कहानी इंटरेस्ट से सुनते हो, लेकिन जब सब्सक्राइब करने की बारी आती है तो अचानक कंजूस बन जाते हो। अरे यार, ये सब्सक्राइब वाला बटन तो बिल्कुल मुफ्त है, कोई टैक्स वसूल नहीं होगा। बस एक क्लिक करना है और हमारी अगली कहानियां सीधी आपके पास पहुंच जाएंगी। तो भाई, थोड़ा दिल बड़ा करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। और हाँ, कमेंट में ये भी बताना मत भूलना कि आप ये वीडियो कहाँ से और कितने बजे देख रहे हो, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी कहानियां किस किस शहर तक पहुंच रही हैं। उस दिन की सुबह मेरी यादों में जैसे किसी पुराने चलचित्र की तरह आज भी ताजगी लिए हुए है। मैं, अजीत कुमार बनर्जी, अपने घनिष्ठ मित्र और अद्वितीय बुद्धि वाले जासूस ब्योमकेश बख्शी के साथ हैरिसन रोड पर स्थित हमारी 3 मंजिला किराए की कोठी के बैठक खाने में बैठा हुआ था। सुबह का समय था, लेकिन कोलकाता की हलचल पहले ही अपने पूरे शबाब पर पहुंच चुकी थी। धुंधली सी धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। सड़क पर ट्राम की घंटियों की टन टन सुनाई दे रही थी और बाहर के रिक्शों की खटर पटर मानो महानगर की नब्ज की तरह लगातार चालू थी। 1936 का कोलकाता अपने आप में रहस्य और रोमांच का एक जीवित नगर था। यहाँ की गलियों में चलते हुए आपको लगता कि हर मोड़ पर कोई अनकहा राज छुपा बैठा है। भीड़ से भरी सड़कों की चहल पहल के बीच ऐसा महसूस होता मानो हर इंसान, हर चेहरा अपने भीतर एक गुप्त कहानी दबाए हो। उस रोज भी हवा में एक अजीब तरह की ठंडक और बेचैनी तैर रही थी, जैसे कोई अदृश्य खतरा हम दोनों के कमरे में आकर ठहर गया हो। व्योमकेश अपनी आदतन मुद्रा में था, कुर्सी पर अधलेटा, पैर मेज पर टिकाए, हाथ में गर्म चाय का प्याला। चाय की भाप और उसकी गंध कमरे में पसरी हुई थी। उसका चेहरा शांत दिख रहा था, पर उसकी आंखें, जिन्हें मैं अच्छे से जानता हूं, भीतर कहीं गहरे किसी विचार में उलझी थीं। उसकी गहरी निगाहें अक्सर वहीं देख लेती थीं जिसे सामान्य लोग अनदेखा कर जाते। अचानक उसने कप को थाली पर रखते हुए मेरी तरफ देखा और बोला, अजीत, कभी गौर किया है? यह कोलकाता महज एक शहर नहीं है। यह तापसी, रहस्य और जीवन के अनगिनत छिपे किरदारों का एक रंगमंच है। यहाँ हर आदमी की पीठ पर एक न लिखी कहानी चिपकी हुई है, और उनमें से अधिकांश कहानियां साधारण नहीं, बल्कि गुत्थियों से भरी होती हैं। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी बातें हमेशा मुझे डराती भी हैं और हंसी भी दिलाती हैं। तुम्हें कभी चैन से बैठना आता है क्या? मुझे तो लगता है तुम हर सुबह बस यही सोचते हो कि अगली पहेली किस गली में छुपी होगी। व्योमकेश के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उस मुस्कान के पीछे जो चमक थी, मैं उसे अच्छी तरह पहचानता था। यह वही चमक थी जो उसके चेहरे पर तब आती थी जब उसका दिमाग किसी नई पहेली को पकड़ लेता था। इतना ही हुआ था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। हमारा नौकर पुरम अंदर आया, हाथ में एक सफेद लिफाफा लिए हुए। उसने लिफाफा व्योमकेश को दिया और आदर से बोला, बाबू, कोई चिट्ठी आई है। आपके नाम? लिफाफे पर कोई नाम या भेजने वाले का पता नहीं था। बस साफ साफ लिखा हुआ था, श्री व्योमकेश बख्शी, हैरिसन रोड, कोलकाता। व्योमकेश ने लिफाफा खोला और जैसे जैसे उसकी निगाहें पत्र पर दौड़ती गईं, उसके चेहरे का रंग गंभीर होता चला गया। मैंने उतावलेपन में पूछा, क्या लिखा है उसमें? उसने बिना कुछ कहे पत्र मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने पढ़ा, आदरणीय श्री व्योमकेश बख्शी, मेरी बेटी नलिनी 3 दिन पहले अचानक लापता हो गई है। वह बिना कुछ कहे घर से निकल गई और अब तक लौटकर नहीं आई। मेरा दिल कहता है कि वह बड़ी मुसीबत में है। कृपया मेरी सहायता करें। आप आज शाम मेरे घर 17 नंबर श्याम बाजार रोड जरूर पधारिए। आपका आभारी, रमेश्वर राय। मैंने पत्र पढ़ते पढ़ते उसकी ओर देखा और कहा, रमेश्वर राय, नाम जाना पहचाना सा है। व्योमकेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हें सही याद है। वह श्याम बाजार मोहल्ले का एक प्रभावशाली और बेहद संपन्न आदमी है। उसकी जायदाद, कारोबार और घर परिवार को लेकर कई किस्से मशहूर हैं। ऐसे परिवारों की दीवारों के पीछे अक्सर बहुत कुछ छुपा रहता है। मैंने मुस्कुराकर पूछा, तो क्या तुम यह मामला लेने वाले हो? उसकी आंखों में वही जुनून की चमक लौट आई। बोला, एक लापता लड़की, परेशान पिता और कोलकाता की रहस्यमयी गलियां, क्या यह किसी जासूस के लिए आकर्षक गुत्थी नहीं है? अब देखना यह है कि इसके तार कहां तक जाते हैं। शाम ढलते ही हम दोनों श्याम बाजार रोड की ओर निकल पड़े। कोलकाता की सड़कें तब मानो जीवित लगती थीं।
बेहिसाब हलचल के बीच। रिक्शों की घंटियों की टुनकार, पान की दुकानों पर गपशप करते लोग, सड़क किनारे मिठाई की दुकानों से आती रसगुल्ले और जलेबी की महक, और कहीं दूर से बजती शहनाई की आवाज, मानो शहर अपनी अनगिनत परतों में हमें इस मामले की तरफ धकेल रहा था। रमेश्वर राय का घर पुराना मगर बेहद शानदार मकान था। ऊंची चारदीवारी और भारी भरकम लोहे का गेट। चौकीदार ने हमें देखा और सम्मानजनक सलाम किया। अंदर प्रवेश करते ही हमें पुराने समय की गूंज महसूस हुई। मोटे पर्दे, ऊंची छत से लटकता झाड़ फानूस और हर ओर फैली हल्की नमी की गंध, जो बताती थी कि घर का इतिहास भी खुद अपनी कहानी कहता होगा। ड्राइंग रूम में बैठे रमेश्वर राय का चेहरा चिंता से भरा था। मध्यम आयु, सफेद होते बाल और आंखों में डर और थकान का मिश्रण। सीधे मुद्दे पर आते हुए उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, बख्शी साहब, आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हैं। मेरी बेटी नलिनी को ढूंढ निकालिए। ब्योमकेश ने अपनी नोटबुक खोली और शांत स्वर में कहा, आप चिंता न करें, लेकिन पहले मुझे सब कुछ विस्तार से बताइए। राय साहब ने गहरी सांस ली और कहने लगे, नलिनी 20 साल की है, स्वभाव से हठी और स्वतंत्र, लेकिन दिल की सच्ची और मासूम। 3 दिन पहले वह अपनी सहेली से मिलने का बहाना बनाकर निकली थी। उसके बाद कुछ पता नहीं चला। पुलिस भी कोई सुराग नहीं जुटा पाई है। व्योमकेश ने पूछा, क्या परिवार में किसी के साथ उसके मनमुटाव थे? राय साहब थोड़े झिझके, फिर बोले, मेरी पत्नी गुजर चुकी है। घर संभालती है मेरी बहू लाभान्या। वह सख्त मिजाज महिला है। नलिनी के साथ अक्सर खटपट हो जाती थी। मेरा दामाद देवनाथ भी नलिनी का पति है। वह व्यापारी है, लेकिन मुझे लगता है कि उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा है जिसे वह छिपा रहा है। मैंने बीच में टोका, क्या नलिनी ने कभी खुलकर बताया कि उसे किसी से खतरा महसूस हो रहा है? राय साहब ने धीमे स्वर में कहा। हाँ, कुछ हफ्ते पहले वह कहती थी कि कोई उसका पीछा करता है। वह घबराई हुई थी, मगर मैंने सोचा शायद वह ज्यादा सोच रही है और ध्यान नहीं दिया। अब पछता रहा हूं। व्योमकेश ने मन में कुछ नोट किया और बोला, मुझे नलिनी का कमरा देखना होगा। हम उसके कमरे में गए। वह सजी संवरी जगह थी, पर अजीब रहस्यमयी खामोशी से भरी हुई। मेज पर किताबें, अलमारी में करीने से रखे कपड़े और फिर एक डायरी। व्योमकेश ने तुरंत उसे उठाया और बैग में रख लिया। रात को जब हम अपने घर लौटे तो उसने डायरी खोली। कमरे में मोमबत्ती की लौ हिल रही थी और बाहर रिक्शों की दूर की घंटियां सुनाई पड़ रही थीं। व्योमकेश की उंगलियां पन्ने पलट रही थीं और उसके चेहरे पर गहरी गंभीरता उतर आई थी। उसने कहा, अजीत, यह मामूली गुमशुदगी नहीं है। नलिनी सचमुच किसी बड़े खतरे में फंसी है और मुझे बहुत हद तक लगता है कि खतरा उसके अपने परिवार के भीतर से शुरू हुआ है। मैं सिहर उठा। तभी उसने डायरी का एक पन्ना खोला और बोला, उसने बार बार एक नाम लिखा है, कालीचरण। कालीचरण? ये कौन है? मैंने पूछा। यही तो जानना बाकी है, उसने जवाब दिया। नलिनी लिखती है कि वह उसे बार बार अपने घर के आसपास छुप कर देखता था। उसने अपने पति देवनाथ को यह बताने की कोशिश की, पर विश्वास न करने के डर से उसने चुप्पी साध ली। उसने लिखा है, कालीचरण साधारण आदमी नहीं, शायद वह मेरी जान चाहता है। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। व्योमकेश ने बस आंखें उठाईं और बोला, अजीत, अगर हमें नलिनी तक पहुंचना है तो सबसे पहले इस कालीचरण की परछाई को ढूंढना होगा। इस शहर की गलियों में उसका नक्शा जरूर कहीं छिपा होगा। अगली सुबह हम दोबारा श्याम बाजार पहुंचे। इस बार व्योमकेश ने तय किया कि परिवार के हर सदस्य से अलग अलग बातचीत करेगा। हमारी पहली मुलाकात लाभान्या से हुई। गंभीर चेहरा, कड़े भाव और आंखों में वह अजीब ठंडापन। वह एक पुराने हॉल में बैठी थी, जहां का हर कोना बीते समय का बोझ उठाए खड़ा था। भारी झाड़ फानूस से छनकर आती धूप कमरे को सुनहरी और उदास बना रही थी। यह तो सिर्फ शुरुआत थी, असल रहस्य अब खुलने वाला था। लाभान्या से हमारी पहली मुलाकात राय परिवार के विशाल पुराने हॉल में हुई। कमरा ऊंची छत वाला था। दीवारों पर पुराने चित्रों के चौखटे लटके हुए थे और छत से झूलता हुआ भारी झाड़ फानूस हल्की रोशनी फैला रहा था। कमरे की हवा में हल्की सी नमी और ठंडक थी, जो शायद पुराने मकान की दीवारों के बीच कैद रह गई थी। इस गंभीर वातावरण में लाभान्या का व्यक्तित्व और भी प्रभावशाली लग रहा था। वह एक लंबी सी कुर्सी पर सीधी बैठी थी। उसकी आंखें तेज और चौकस, मानो किसी पर भी एक नज़र डालते ही उसे परख सकती हो। उसके चेहरे पर कठोरता की एक स्थायी छाप थी।
ऐसी कठोरता जिसमें अधिकार और नियंत्रण की आदत साफ झलकती थी। उसने हमें देखते ही इशारे से बैठने को कहा और अपने रूखे स्वर में बोली, श्री बख्शी, मेरा मानना है कि आप यहां ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। नलिनी हमेशा से थोड़ा अस्थिर और चंचल स्वभाव की थी। अक्सर बिना बताए कहीं चली जाती थी। संभव है कि इस बार भी वह किसी मित्र के पास हो। व्योमकेश ने शांत भाव से उसकी बात सुनी और फिर सीधा प्रश्न किया, क्या आपने हाल के दिनों में नलिनी को किसी अजनबी आदमी के साथ देखा है? कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको असामान्य लगा हो? लाभन्या ने कुछ पल सोचा। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ी और फिर उसने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, नलिनी की अपनी अलग दुनिया थी। वह मुझसे अधिक बातचीत भी नहीं करती थी। उसके परिचितों के बारे में हमें बहुत कम जानकारी थी। व्योमकेश ने अचानक अपना अगला सवाल ऐसे ही सहज ढंग से रखा, मानो वह पहले से जानता हो। और कालीचरण, क्या आपने उसे कभी नलिनी के आसपास देखा है? यह नाम सुनते ही लाभन्या का चेहरा एक क्षण को बदला। पहले तो उसकी आंखें सख्त हो गईं, फिर उसने खुद को संयमित करने की कोशिश की। उसने नजरें फेर लीं और कहा, कालीचरण, यह नाम तो मैंने कभी नहीं सुना। शायद वह नलिनी का कोई मित्र हो। वैसे भी उसके कई दोस्त थे जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं थी। उसकी आवाज में उतनी दृढ़ता नहीं थी जितनी शुरुआत में थी। मैं देख सकता था कि व्योमकेश उसकी इस हिचकिचाहट को अनदेखा नहीं कर रहा था। उसने बस हल्का सा सिर हिलाया और अपनी नोटबुक पर कुछ लिखा, लेकिन उसकी आंखों की चमक मुझे बता रही थी कि वह लाभन्या के उत्तर से संतुष्ट नहीं था। उसके बाद हम देवनाथ से मिलने निकले। उसका कार्यालय श्याम बाजार की भीड़भाड़ वाली एक गली में था। चारों ओर ठेले वाले ग्राहकों को लुभाने के लिए पुकार रहे थे। गली में कहीं कहीं मिठाई की दुकानों से शक्कर और घी की खुशबू तैर रही थी और लगातार यातायात का शोर वातावरण को भारी बना रहा था। इस शोरगुल के बीच देवनाथ का ऑफिस पुराने लकड़ी के दरवाजे वाला परंतु व्यवस्थित ढंग से सजाया गया कमरा था। देवनाथ मध्यम कद का था, हमेशा चेहरे पर एक बनावटी सी मुस्कान सजाए हुए। वह हमें देखते ही गर्मजोशी दिखाते हुए उठा और बोला, आइए श्री बख्शी, मुझे पता है कि आप मेरी पत्नी नलिनी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यह मेरे लिए बहुत बड़ी राहत है। मैं बहुत परेशान हूं। मैं चाहता हूं कि उसे कोई परेशानी न हो। व्योमकेश ने उसकी मुस्कान में छुपे तनाव को देखा और बिना समय गंवाए पूछा, क्या आप कालीचरण को जानते हैं? आपने यह नाम पहले कभी सुना है? देवनाथ एक पल के लिए चुप हो गया। उसकी मुस्कान हल्की सी फीकी पड़ी और उसकी आंखों में क्षण भर के लिए हिचकिचाहट दिखाई दी, मगर तुरंत उसने खुद को संभाल लिया और बोला, नहीं, मैंने इस नाम को पहले कभी नहीं सुना। मुझे लगता है कि आप गलत दिशा में सोच रहे हैं। व्योमकेश शांत स्वर में बोला, लेकिन आपकी पत्नी ने अपनी डायरी में बताया है कि वह इस व्यक्ति से डरी हुई थी। उसने लिखा है कि आपने उसकी बातों को हल्के में लिया और यकीन नहीं किया। यह सुनते ही देवनाथ का चेहरा तमतमा उठा। उसकी आवाज ऊंची हो गई, यह बकवास है। नलिनी छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करती थी। ये कालीचरण शायद उसकी कल्पना का हिस्सा मात्र हो। आप मेरी पत्नी को नहीं जानते। वह ऐसी बातें गढ़ लेने में पीछे नहीं रहती। व्योमकेश उसकी झुंझलाहट को चुपचाप देखता रहा। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में गंभीरता। वह उठ खड़ा हुआ और बोला, धन्यवाद श्री देवनाथ। अगर आपको कुछ और याद आए तो कृपया हमें सूचित करें। जब हम बाहर निकले और उस गली की भीड़ में फिर से शामिल हुए तो मैंने व्योमकेश से धीमे स्वर में पूछा, तुम्हें नहीं लगता कि ये दोनों लाभन्या और देवनाथ कुछ छुपा रहे हैं? व्योमकेश ने अपनी टोपी ठीक की और गहरी नजर से मुझे देखा। हाँ अजीत, दोनों कुछ जानते हैं लेकिन खुलकर कहने से बच रहे हैं। और यह कालीचरण, यह इस पूरी गुत्थी का अहम हिस्सा है। हमें उसके बारे में जानना ही होगा। दोपहर ढल चुकी थी। व्योमकेश ने तय किया कि हमें नलिनी की डायरी में लिखी बातों के आधार पर कोलकाता की उन गलियों में जाना चाहिए जहां वह अक्सर अपनी सहेली मालती से मिलने जाती थी। काली मंदिर वाली गली। वह इलाका शहर के पुराने हिस्से में था। वहां के मकान सालों पुराने, दीवारों पर सीलन के निशान और सड़कों पर दिन भर की हलचल के बाद की थकान झलक रही थी। गली में अगरबत्ती और फूलों की गंध हवा में तैर रही थी। साथ ही नम मिट्टी और पुराने पत्थरों की महक भी थी। माहौल में एक बेचैनी सी पसरी हुई थी। मंदिर के पास एक छोटी चाय की दुकान थी। वहां हम बैठकर चुपचाप चाय पीने लगे।
व्योमकेश ने दुकानदार से सहजता से पूछा, क्या आप कालीचरण नाम के किसी आदमी को जानते हैं? दुकानदार ने पहले घबराई नजरों से हमें देखा, फिर धीमे स्वर में बोला, कालीचरण? हाँ बाबू, उसे यहां देखा है। लंबा आदमी, चेहरे पर घनी दाढ़ी और हमेशा काले कपड़े पहनता है, लेकिन वह चुपचाप रहता है, ज्यादा किसी से बोलता नहीं। व्योमकेश ने अगला सवाल किया, क्या आपने उसे हाल ही में किसी लड़की के साथ देखा है? दुकानदार ने सिर हिलाया, नहीं बाबू, लड़की के साथ तो नहीं, लेकिन अगर आप सच में उसे ढूंढना चाहते हैं तो आपको रात में आना होगा। वह अक्सर मंदिर के आसपास अंधेरे में ही दिखता है। हमने दुकानदार को धन्यवाद दिया और वहां से निकल पड़े। रास्ते भर व्योमकेश चुप था। उसकी आंखें किसी गहरी गुत्थी में उलझी थीं। घर लौटकर उसने डायरी दोबारा खोली और एक पन्ने पर उंगली रख दी। उसने कहा, देखो अजीत, यहां नलिनी ने लिखा है, कालीचरण मेरी वजह से नहीं, बल्कि उस राज की वजह से मेरे पीछे है। एक ऐसा राज जिसे मैं किसी को बता नहीं सकती। अगर मैंने बताया तो पूरे परिवार को खतरे। मैंने चिंता से कहा, आखिर यह कौन सा राज हो सकता है? व्योमकेश ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, यही तो हमें पता लगाना है। और मुझे लगता है कि यह राज अकेले नलिनी का नहीं, यह पूरे राय परिवार से जुड़ा है। इस नतीजे पर पहुंचने के बाद व्योमकेश ने तय किया कि हमें उसी रात काली मंदिर वाली गली में लौटना होगा। मैंने थोड़ी हिचकिचाहट से कहा, क्या यह बहुत जोखिम भरा कदम नहीं है? हमें यह भी नहीं पता कि कालीचरण कौन है और वह क्या करने में सक्षम है। उसने हल्की मुस्कान के साथ मेरी ओर देखा। अजीत, हर रहस्य सुलझाने के लिए खतरा उठाना पड़ता है, और अगर हमें नलिनी को ढूंढना है तो हमें उसकी दुनिया में कदम रखना ही होगा, चाहे वह दुनिया कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो। रात करीब 9 बजे हम मंदिर वाली गली पहुंचे। अंधेरा गहराने लगा था। सड़क पर अब सिर्फ इक्का दुक्का लोग दिखते थे। मंदिर से आती मंत्रों की धीमी गूंज और घंटियों की टुनकार हवा में मिल रही थी। आसपास की हवा अगरबत्ती और रात रानी की फूलों की खुशबू से भरी थी। मंदिर के सामने बड़ा पीपल का पेड़ हवा से झूम रहा था और उसकी परछाइयां दीवारों पर रहस्यमय आकृतियां बना रही थीं। हम चाय की दुकान के पास एक अंधेरे कोने में खड़े हो गए। वहां से मंदिर का प्रवेश द्वार साफ दिख रहा था। मैंने धीरे से पूछा, अब? व्योमकेश ने निगाहें मंदिर पर टिकाए हुए कहा, अब इंतजार। करीब 1 घंटे तक हम वहीं खामोश खड़े रहे। बीच बीच में भक्त मंदिर में दाखिल होते, कोई कोई वहां जलता दिया बदलकर नई लौ लगाता और दूर कहीं बाजार की आवाजें मंद पड़ती जाती। तभी मैंने देखा, एक लंबा साया हमारी ओर बढ़ रहा था। काले कपड़े, चेहरे पर घनी दाढ़ी और सिर पर पुरानी टोपी। वह मंदिर के पास रुका, कुछ देर चारों ओर नजर घुमाई और फिर एक संकरी गली में मुड़ गया। वह रहा, कालीचरण। मैंने उत्साहित स्वर में व्योमकेश को कहा। व्योमकेश ने धीरे से सिर हिलाया, उसके पीछे चलो, लेकिन सावधानी से, अजीत। हम दोनों उस आदमी के पीछे पीछे गलियों में बढ़े। वह बहुत तेजी से चल रहा था, मानो उसे किसी का पीछा करने की आदत हो। आखिरकार वह एक जर्जर मकान के सामने रुका। मकान की खिड़कियों पर मोटे पर्दे थे। बाहर कोई हरकत नजर नहीं आ रही थी। उसने दरवाजे पर अजीब ढंग से दस्तक दी। 2 बार, फिर 1 बार, फिर 3 बार दरवाजा खुला और वह अंदर चला गया। क्या करें? मैंने फुसफुसाते हुए पूछा। हमें भी अंदर झांकना होगा, व्योमकेश ने कहा। हम मकान के पीछे की ओर बढ़े। वहां एक छोटा सा आंगन था और एक खिड़की थोड़ी खुली हुई थी। धीरे से व्योमकेश ने भीतर झांका। मैं भी उसके पीछे खड़ा था। भीतर हल्की रोशनी थी। मैंने सुना, एक गहरी खुरदुरी आवाज बोल रही थी। यह कालीचरण था। वह कह रहा था, लड़की बहुत कुछ जान चुकी है। अगर उसने जरा सा भी मुंह खोला तो हम सबके लिए खतरा हो जाएगा। उसके साथ बैठे किसी और ने घबराई आवाज में पूछा, तो फिर हम क्या करें? कालीचरण ने उसे तुरंत रोक दिया। उसे खत्म करना हल नहीं है। हमें बस उसे चुप रखना होगा, तब तक जब तक हमारा काम पूरा नहीं हो जाता। यह सुनकर मेरी सांसें थम गईं। मैंने व्योमकेश की ओर देखा। उसकी निगाहें गंभीर और माथा तन गया था। उसने मुझे इशारे से चुप रहने को कहा, लेकिन इससे पहले कि हम और सुन सकते, अंदर अचानक कोई जोरदार आवाज हुई। शायद कोई कुर्सी गिर गई थी। सब लोग एकदम चुप हो गए। व्योमकेश ने तत्परता से मुझे खींचा और हम तेजी से आंगन से निकलकर गलियों में गुम हो गए। कुछ मिनट बाद हमने देखा, कालीचरण अकेला मकान से बाहर निकला और मंदिर की तरफ लौट गया। व्योमकेश ने मेरी ओर देखा
और कहा, वह आदमी सिर्फ मोहरा नहीं है, अजीत, उससे बड़ा खेल चल रहा है और नलिनी उसी खेल के बीच फंसी हुई है। घर लौटकर उसने तुरंत अपनी नोटबुक निकाली और कुछ लिखने लगा। मैंने पूछा, क्या सोच रहे हो? उसने गहरी आवाज में कहा, मैं सोच रहा हूं कि नलिनी ने वह कौन सा राज पता लगाया था जिसके कारण कालीचरण उसके पीछे पड़ा है, और यह काम जिसे वे पूरा करना चाहते हैं आखिर है क्या? यह साफ है कि वे किसी बड़े षड्यंत्र में उलझे हैं और नलिनी उस जाल में फंस गई है, लेकिन मुझे यकीन है कि फिलहाल वह जिंदा है। कालीचरण ने साफ कहा था, मारना हल नहीं है। इसका मतलब है कि वह कहीं छिपाई गई है। उसकी आवाज दृढ़ थी। तो अब अगला कदम क्या होगा? मैंने पूछा। उसने नोटबुक बंद की और मेरी ओर देखा। अब हमें राय परिवार के और करीब जाना होगा। असली जवाब वहीं छुपे हैं। काली मंदिर वाली गली की उस रात की घटना ने मेरे मन के भीतर एक गहरी बेचैनी भर दी थी। जब भी मैं आंखें बंद करता, कालीचरण का खुरदुरा स्वर और उसका डरावना लहजा मेरे कानों में गूंज उठता। लड़की बहुत कुछ जान चुकी है। उसकी यह बात बार बार मेरे भीतर गूंजती और मुझे सिहरन पैदा हो जाती। उसका रहस्यमय काम, उसकी धमकियों का अंदाज और नलिनी का नाम, यह सब कुछ मेरे विचारों पर छा गया था। लेकिन ब्योमकेश अपनी ही दुनिया में था। हमेशा की तरह उसका चेहरा शांत, आंखें केंद्रित और मन उतना ही स्थिर जैसे कोई साधु ध्यान में बैठा हो। अगली सुबह जब हम हैरिसन रोड के अपने कमरे में बैठे चाय की चुस्कियां ले रहे थे, वह अपनी नोटबुक लिए पुराने नोट्स पलट रहा था। खिड़की से आती हवा में अखबार के पन्नों की सरसराहट और ट्राम की दूर से आती घंटियों की टन-टन सुबह की कहानी को और भी वास्तविक बना रही थी। उसने अचानक मेरी ओर देखे बिना ही कहा, अजीत, हमें अब राय परिवार के और करीब जाना होगा। कालीचरण की गुत्थी कहीं न कहीं उसी घर की दीवारों में छिपी है। मुझे यकीन है कि इस कहानी की जड़ रमेश्वर राय के घर से ही निकलती है। मैंने पूछा, तो क्या तुम्हें लगता है कि लाभन्या या देवनाथ कुछ छिपा रहे हैं? उसकी अधखुली मुस्कान और हल्के व्यंग्यात्मक स्वर ने मुझे चौंका दिया। सिर्फ छिपा रहे हैं? अजीत, यह तो तय है कि वे दोनों बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन वे ये नहीं चाहते कि हम उस तक पहुंचें। ये कोई साधारण गुमशुदगी नहीं है। नलिनी की डायरी और कालीचरण की बातों से साफ है, यह मामला किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। उस दिन दोपहर को हम फिर से श्याम बाजार की ओर निकले। रमेश्वर राय का पुराना हवेलीनुमा घर अब हमें और भी रहस्यमय लग रहा था। भारी फाटक खोलते ही एक सीलन भरी गंध और ठंडी हवा का झोंका बाहर आया, जैसे भीतर कुछ दफन रहस्य हमारी राह देख रहे हों। ब्योमकेश ने इस बार सीधा अनुरोध रखा, श्री राय, मैं मानता हूं कि नलिनी के गायब होने की गुत्थी आपके घर की किसी परत में छिपी है। अगर आप अनुमति दें तो मुझे उन हिस्सों को देखना होगा जहां मेहमान आम तौर पर नहीं जाते। कोई ऐसा कोना जो नलिनी के लिए खास रहा हो। रमेश्वर राय पहले हिचकिचाए। उनके चेहरे पर चिंता और असमंजस दोनों थे, लेकिन ब्योमकेश की दृढ़ निगाहों के सामने टिक पाना मुश्किल था। आखिरकार उन्होंने हामी भर दी और हमें घर के पिछले हिस्से में एक छोटे से कमरे की ओर ले गए। यह कमरा किसी भूले बिसरे अतीत की अटारी जैसा था। धूल से अटे बक्से, टूटे फर्नीचर और पुरानी किताबों से भरी अलमारी। खिड़की से छनकर आती हल्की रोशनी कमरे की धुंधली परछाइयों को रहस्यमय बना रही थी। वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था, मानो किसी ने बहुत दिनों से उस जगह को ज्यों का त्यों छोड़ दिया हो। ब्योमकेश ने कमरे का सूक्ष्म निरीक्षण शुरू कर दिया। उसने दीवारों पर उंगलियां फेरी, फर्श पर हल्के से थपथपाया, जैसे कोई छुपा रास्ता खोज रहा हो। मैंने उत्सुकता दबा ना पाई और धीमे स्वर में पूछा, यह सब क्या कर रहे हो? उसने अपनी पैनी निगाहें मुझ पर डाली और उत्तर दिया, सुराग ढूंढ रहा हूं अजीत। नलिनी ने अपनी डायरी में लिखा था, वह कमरा जहां मैं अपने विचारों के साथ अकेली होती हूं। मुझे लगता है कि यही वही जगह है। तभी उसकी नज़र एक पुराने लकड़ी के बक्से पर ठहर गई। बक्से का ताला पुराना और जंग लगा था। ब्योमकेश ने जेब से एक पतला सा औजार निकाला और कुशलता से ताले को घुमाकर खोला। हल्की चरचराहट के साथ ताला टूट गया। अंदर पुराने कपड़े, एक छोटी सी तस्वीर और एक लिफाफा रखा था। ब्योमकेश ने तुरंत लिफाफा उठाया और खोला। उसमें जो पत्र था वह हमारे लिए खौफनाक था। नलिनी, तुम बहुत कुछ जान चुकी हो। अगर तुमने किसी को बताया तो न सिर्फ तुम बल्कि तुम्हारा परिवार भी खतरे में होगा। चुप रहो और
और वही करो जो मैं कहता हूँ। जल्द ही तुम्हें एक जगह ले जाया जाएगा जहाँ तुम सुरक्षित रहोगी, लेकिन अगर तुमने कोई चालाकी की तो अंजाम बुरा होगा। काली। पत्र पढ़ते ही मेरे होंठों से निकला, काली। क्या यह कालीचरण है? व्योमकेश ने चुपचाप पत्र को ध्यान से देखा और धीमे स्वर में कहा, शायद, लेकिन एक बात तय है, नलिनी को धमकी दी गई थी और उसे ले जाया गया। संभव है कि वही पुराना मकान हो जहां हमने कल रात कालीचरण को देखा था। रमेश्वर राय, जो अब तक चुपचाप हमें देख रहे थे, अचानक भावुक होकर बोले, क्या क्या मेरी बेटी को सचमुच किसी ने धमकाया था? व्योमकेश ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हाँ श्री राय, और मुझे लगता है कि यह खतरा आपके घर के किसी करीबी से जुड़ा है। क्या आपको कभी काली नाम का कोई जिक्र सुनने में आया है? रमेश्वर राय ने सिर हिलाया, नहीं, कभी नहीं, लेकिन हाँ, मुझे हमेशा यह संदेह रहा है कि देवनाथ साफ कोई नहीं बरतता। वह रात बरात बाहर रहता है, मुझे कभी नहीं बताता कि कहाँ जाता है। यह सुनकर व्योमकेश की आंखों में चमक आई। उसने मन ही मन ये बात दर्ज की और जब हम बाहर निकले तो चलते समय मुझसे कहा, अजित, अब हमारी नजरें देवनाथ पर टिकनी चाहिए। इस गुत्थी की डोर उसी तक जाती लगती है। उस शाम हम उसके कार्यालय के पास वाली चाय की दुकान पर बैठे। चारों ओर धुआं और कोलाहल का माहौल था। दुकान की पुरानी मेजों पर लोग चर्चा में मशगूल थे और बीच बीच में चाय की केतली की सीटी हमारे कानों तक आती थी। समय धीरे धीरे गुजरता गया और आखिरकार हमने देखा, देवनाथ बाहर आया। उसने आसपास निगाह डाली, फिर जल्दी से एक रिक्शे में बैठ गया। व्योमकेश ने तेजी से कहा, चलो उसके पीछे चलते हैं। हमने भी एक रिक्शा लिया और देवनाथ का पीछा किया। रास्ते भर हवा में नमी और अंधेरे की ठंडक हमारा पीछा कर रही थी। हमारा दिल तेज धड़क रहा था और जैसे ही उसकी रिक्शा काली मंदिर वाली गली पहुंचा, हमने देखा वह सीधे उसी पुराने मकान के पास उतरा। वह सीधा अंदर चला गया। इस बार बिना किसी संकेत के। व्योमकेश की आंखें चमक उठी। दिलचस्प, अब कनेक्शन साफ हो रहा है। देवनाथ और कालीचरण एक दूसरे से जुड़े हैं। सवाल बस यह है, वे दोनों किस रहस्य की पहरेदारी कर रहे हैं। लेकिन उस रात और गहराई तक ठहरना खतरे से खाली नहीं था। हमने तुरंत घर लौटने का फैसला किया। घर लौटते ही व्योमकेश ने नलिनी की डायरी उठाई। उसने पन्ने पलटे और अचानक एक जगह पर उंगली रख दी। अजित, यह देखो, उस पन्ने पर लिखा था। अब मुझे यकीन है कि देवनाथ कुछ गलत कर रहा है। उसने मुझे कहा था कि वह व्यापार के सिलसिले में बाहर जाता है, पर मैंने उसे खुद काली मंदिर वाली गली में देखा। वह कालीचरण के साथ था। जब मैंने उससे इसका जिक्र किया तो वह गुस्से से फट पड़ा। उसने कहा कि मैं उस पर शक कर रही हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि वह मुझसे कुछ छिपा रहा है। मैंने निश्वास लेकर कहा, तो यह तो पक्का है, देवनाथ और कालीचरण मिले हुए हैं, लेकिन नलिनी को खतरा क्यों? व्योमकेश ने डायरी बंद करते हुए गंभीर स्वर में कहा, क्योंकि नलिनी ने कुछ ऐसा जान लिया था जिससे उनका पर्दाफाश हो सकता था, और मुझे पूरा यकीन है कि यह सब राय परिवार की संपत्ति से जुड़ा है। इतने बड़े घरानों में पैसा और विरासत ही सबसे बड़ा कारण होता है। मैंने पूछा, तो अब हमारी अगली चाल क्या होगी? व्योमकेश ने अपनी नोटबुक पर कुछ लिखा और फिर मेरी ओर देखते हुए बोला, अब हमें नलिनी की सबसे करीबी दोस्त मालती से मिलना होगा। नलिनी की डायरी में उसका नाम बार बार आता है। अगर कोई सचमुच नलिनी के मन की बात जानता है तो वही हो सकती है। अगली सुबह हम बाग बाजार की ओर रवाना हुए। शहर अभी पूरी तरह जागा नहीं था। गलियों में हल्की धुंध थी, रिक्शों की धीमी सी घंटियां सुनाई दे रही थीं और हवा में सुबह की ठंडक घुली हुई थी। बाग बाजार की संकरी गली में हमें वह छोटा सा मकान मिला जिसकी तख्ती पर लिखा था, मालती चटर्जी। हमने दरवाज़ा खटखटाया। कुछ क्षणों बाद दरवाज़ा खुला। सामने एक लंबी सांवली युवती खड़ी थी, मालती। उसकी आंखों में एक अजीब गहराई और चेहरे पर हल्का सा संदेह झलक रहा था। उसने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और पूछा, आप कौन हैं? व्योमकेश ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं व्योमकेश बख्शी हूँ। ये मेरे मित्र अजीत बनर्जी। हम नलिनी के बारे में आपसे बात करने आए हैं।
उसने सीधा मुद्दे पर आते हुए कहा, नलिनी ने अपनी डायरी में आपका कई बार उल्लेख किया है। आप उसकी सबसे करीबी दोस्त थी। क्या आपने गौर किया कि पिछले दिनों वह किसी परेशानी में थी? मालती ने गहरी सांस लेकर बात शुरू की। नलिनी एक मासूम और अच्छी लड़की थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वह बहुत परेशान रहती थी। अक्सर मेरे पास आकर कहती कि उसे अपने घर में घुटन महसूस होती है। मैंने पूछा, क्या वह अपने पति देवनाथ या अपनी सास लावण्या के बारे में कुछ कहती थी? उसने झिझकते हुए कहा, हाँ, नलिनी कहती थी कि देवनाथ उससे कुछ छिपा रहा है। और लावण्या, वह तो नलिनी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। हर वक्त उसे ताने मारती, उसकी हर बात पर शक करती। नलिनी को लगता था कि लावण्या उसे घर से निकाल देना चाहती है। व्योमकेश का अगला सवाल अचानक था, क्या नलिनी ने आपके सामने कभी कालीचरण का नाम लिया? यह सुनते ही मालती का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में डर की छाया थी। हाँ, उसने उसका नाम लिया था। वह बहुत डरी हुई थी। उसने कहा था कि कालीचरण ने उसे सीधे धमकी दी थी। व्योमकेश ने उसकी ओर झुककर शांत स्वर में कहा, कैसी धमकी? मालती ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, उसने कहा था कि अगर नलिनी ने किसी को कुछ बताया तो उसका परिवार तबाह हो जाएगा। नलिनी मुझे बताती थी कि उसने कालीचरण और देवनाथ को एक साथ देखा है, काली मंदिर वाली गली में। वह समझ नहीं पा रही थी कि देवनाथ उसके साथ क्यों था। मैं सिहर उठा। व्योमकेश ने गंभीरता से अगला प्रश्न किया, क्या नलिनी ने कभी किसी गुप्त काम या राज का जिक्र किया? मालती ने कुछ सोचकर कहा, एक बार उसने बताया था कि उसने देवनाथ के कार्यालय में कुछ कागजात देखे थे, ऐसे कागजात जो किसी बड़े सौदे से जुड़े थे, लेकिन उसने मुझे विस्तार से कुछ नहीं कहा। बस इतना कहा कि अगर यह कागजात बाहर आ गए तो देवनाथ और कालीचरण दोनों बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। और क्या कुछ बताया उसने? व्योमकेश ने उत्सुक होकर पूछा। नहीं, बस इतना ही। लेकिन नलिनी बहुत डरी हुई थी। उसकी आंखों में डर साफ झलकता था। कमरे की घनी खामोशी में उसके शब्द तैरते रहे। मैंने व्योमकेश की ओर देखा। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक लौट आई थी। यह तय हो चुका था कि हम सच के और करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन यह भी साफ था कि इस राह में खतरे पहले से कहीं ज्यादा गहराई में पसरे हुए थे। मालती के घर से बाहर आते ही सड़क की चहल पहल हमारे भीतर उमड़ते विचारों को दबा नहीं पाई। हवा में धुंधलका था और कोलकाता का पुराना इलाका अपने शोर और हलचल के साथ जैसे हमसे सवाल कर रहा था। लेकिन मेरे दिमाग में बस मालती की वही बात गूंज रही थी। नलिनी ने उन कागजात को अपने पास छुपा लिया था ताकि देवनाथ को सबक सिखा सके। व्योमकेश सामान्य से शांत चेहरे के साथ अपनी नोटबुक बंद करता हुआ बोला, धन्यवाद मालती जी, आपने हमें बहुत मदद की है। दरवाजे से बाहर निकलकर मैं उसकी ओर मुड़ा और बेताबी से पूछा, क्या तुम्हें नहीं लगता व्योमकेश, यही कागजात नलिनी के गायब होने की वजह है? उसने अपनी टोपी ठीक की, नजरें नीचे झुकाईं और चलते हुए कहा, बिल्कुल संभव है अजीत। मुझे पूरा यकीन है नलिनी ने कुछ ऐसा देख लिया था जो देवनाथ और कालीचरण के लिए बेहद खतरनाक था। और ध्यान देना, ये सब कागजात राय परिवार की संपत्ति से जुड़े हैं। उसकी आवाज में ठंडा आत्मविश्वास था। हम सीधा देवनाथ के कार्यालय की दिशा में बढ़े। रास्ता वही गहमागहमी भरी गली जहां ठेले वालों की आवाजें, खींचते रिक्शों की छर्र छर्र और व्यापारियों की गर्मागर्म बहसें एक अलग ही रौनक फैलाए हुए थीं। कार्यालय एक पुरानी इमारत के दूसरे माले पर था। जब हम पहुंचे तो वहां का माहौल कुछ असामान्य सा लगा। दरवाजे के पास बैठा कर्मचारी बोला, देवनाथ बाबू आज सुबह से आए ही नहीं। मेरे मुंह से अनायास निकला, यह अजीब है, सुना था वह रोज यहां समय पर आते हैं। व्योमकेश आगे बढ़ा। उसकी आवाज में एक अजीब असर था जो किसी को इनकार करने नहीं देता था। क्या यह संभव है कि हम उनके दफ्तर के कमरे में थोड़ी देर देख लें? हमें कुछ दस्तावेजों की जरूरत है। कर्मचारी हिचकिचाया, पर व्योमकेश की गंभीर आंखों में शायद कोई दबाव था। आखिरकार उसने हामी भर दी और हमें कमरे तक ले गया। अंदर प्रवेश करते ही हमारी आंखें बिखरे कागजातों और धूल भरी तिजोरी पर टिक गईं। मेज पर दस्तावेज अस्त व्यस्त ढंग से पड़े थे। व्योमकेश ने बारीकी से एक एक कागज देखने शुरू किए। अचानक उसने एक कागज उठाकर मेरी ओर सरकाया। देखो अजीत, यह जमीन के सौदे का कागज है। इसमें रमेश्वर राय का नाम दिया है, लेकिन ये हस्ताक्षर मैंने ध्यान से देखा, ये असली नहीं लगते। तो क्या? व्योमकेश ने सख्ती से कहा,
हाँ, ये जाली है। और यकीन मानो, नलिनी ने इन्हीं दस्तावेजों को देखा था। उसकी नज़र इस धोखाधड़ी पर पड़ गई होगी। उसकी बात पूरी भी न हुई थी कि बाहर से कदमों और आवाज़ों की आहट आई। व्योमकेश ने बिना देर किए कागज़ अपनी जेब में डाल लिया और मुझे इशारे से बाहर निकलने को कहा। हम जैसे ही गली में उतरे, मैंने देखा एक लंबा आदमी तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसकी चाल, उसका व्यक्तित्व, मैं उसे तुरंत पहचान गया। ये तो कालीचरण है, मैंने घबरा कर कहा। व्योमकेश की आंखें ध्यान से उस पर टिकी थीं। संभव है वह भी वही खोज रहा हो जो हम, पर अब हमें पहले से ज्यादा सावधान रहना होगा। उसे इस बात का एहसास हो गया है कि कोई उसके पीछे है। उस रात हम घर लौटे तो कमरे में अंधेरे और चुप्पी का घेरा था। पीली रोशनी वाले लैंप के नीचे व्योमकेश ने अपनी जेब से वह कागज निकाला। उसने उसे गौर से पढ़ा। अजीत, यह दस्तावेज एक बड़े सौदे का हिस्सा है। रमेश्वर राय की जमीन, लेकिन बेचने का अधिकार किसी और के पास, और नाम है कालिका ट्रेडिंग। मैंने चौंक कर कहा, कालिका ट्रेडिंग? क्या यह कालीचरण से जुड़ा हो सकता है? व्योमकेश ने गहरी सांस ली। संभव है, लेकिन हमें पता करना होगा। यह नाम साधारण नहीं है। यहां सारी डोर इसी कंपनी से जाकर जुड़ती है। अगली सुबह हम बड़ा बाजार पहुंचे। वहां का माहौल अलग ही किस्म का था। गलियों में ठेलों की हलचल, मसालों और सूखे मेवों की महक, दुकानों से उठती आवाजें, सब मिलकर एक ऐसा शोर पैदा कर रहे थे जिसमें हर बातचीत खो जाती थी। बड़ी ही मुश्किल से हमने तीसरी मंजिल पर वह छोटा सा कार्यालय ढूंढा जिसके बाहर जर्जर तख्ती पर लिखा था कालिका ट्रेडिंग। अंदर गए तो एक मध्यवय का क्लर्क हमें अजीब शक भरी नजरों से देखने लगा। कौन हैं आप लोग? उसने तीखे स्वर में पूछा। व्योमकेश अपने परिचित अंदाज में बोला, मैं व्योमकेश बख्शी हूं। हमें आपके मालिक से कुछ जरूरी बात करनी है। क्लर्क घबराया सा लगा। उसने फौरन कहा, मालिक तो यहां आते ही नहीं। आप बताइए किस सिलसिले में आए हैं? व्योमकेश ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, दरअसल हमें रमेश्वर राय की संपत्ति और आपकी कंपनी के सौदे के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। यह सुनते ही क्लर्क के चेहरे का रंग बदल गया। उसके माथे पर पसीना चमकने लगा। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। आप बाद में आइए, अभी मैं व्यस्त हूं, उसने हकलाते हुए कहा। व्योमकेश ने उसकी घबराहट महसूस कर ली, लेकिन उसने कोई दबाव नहीं डाला। शांति से बोला, ठीक है, अगर कुछ याद आए तो यह मेरा पता है, और एक पर्ची पर अपना पता लिखकर थमा दिया। कार्यालय से बाहर निकलते ही मैंने फुसफुसाया, तुमने उसे ऐसे ही कैसे छोड़ दिया? वह साफ साफ कुछ जानता था। व्योमकेश ने अपनी टोपी सीधी करते हुए कहा, हां, जानता था, लेकिन डरा हुआ आदमी तुरंत सच नहीं उगलता। हमें और रास्ता ढूंढना होगा। उसकी आंखों की गंभीरता ने साफ इशारा किया कि खेल अब गहरा हो चुका है। उस रात करीब 11 बजे हम फिर से उसी रहस्यमय मकान के पास पहुंचे, काली मंदिर वाली गली में। अंधेरा और भी घना था, जैसे परछाइयां हमें रोकना चाहती हों। मकान का पिछला आंगन वीरान लग रहा था। हमने उसी खिड़की के पास स्थान लिया जहां से पिछली रात कालीचरण की बातें हमने सुनी थीं। अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। इस बार आवाज सिर्फ कालीचरण की नहीं थी। एक महिला की सख्त आवाज गूंजी, कालीचरण, तुमने वादा किया था कि काम बिना शोर शराबे के पूरा होगा, लेकिन अब यह व्योमकेश बख्शी हमारे पीछे पड़ चुका है। कालीचरण की गहरी आवाज ने उत्तर दिया, चिंता मत करो, वह कुछ नहीं कर पाएगा। नलिनी को हमने सुरक्षित जगह पर रखा है, और हां, वे कागजात अब हमारे पास हैं। महिला बोली, लेकिन अगर वो कागजात हमारे खिलाफ गए तो? कालीचरण ने हंसी दबाते हुए कहा, वह ऐसा नहीं करेगी। उसका डर ही हमारी ताकत है। मेरी सांस रुकने लगी थी। तभी बाहर कदमों की आहट आई। हम तेजी से खिड़की से हटकर एक कोने में छिप गए। दरवाजा खुला। अंदर से एक महिला निकली। अंधेरे में चेहरा स्पष्ट नहीं था, लेकिन उसकी चाल आत्मविश्वास से भरी थी। वह तेजी से गलियों में समा गई। मैंने बुदबुदाकर पूछा, यह कौन थी? व्योमकेश की आंखें सिकुड़ गईं। मुझे लगता है अजीत, हमारी भेंट लाभन्या से हुई है। उसकी आवाज और उसका रौब मुझे पहचान में आया। मैं चौंक कर बोला, लाभन्या? तो क्या वह भी इस साजिश का हिस्सा है? हां, और मुझे यकीन है कि यह खेल उसके बिना अधूरा है। हम घर लौटे। व्योमकेश ने तुरंत अपनी नोटबुक खोली और लिखना शुरू किया। अजित, यह स्पष्ट है कि कालिका ट्रेडिंग महज एक नाम है। इसके पीछे देवनाथ, कालीचरण
और अब शायद लाभन्या भी शामिल हैं। नलिनी ने इस साजिश का भेद जान लिया था और यही उसकी गलती बन गई। मैं घबराकर बोला, तो क्या उन्होंने नलिनी को? व्योमकेश ने तुरंत कहा, नहीं, कालीचरण ने साफ कहा कि वह सुरक्षित है। इसका मतलब है कि वे नलिनी को अपने काम के लिए जिंदा रखना चाहते हैं, शायद उन दस्तावेजों से जुड़ी वजह से। तो अब? मैंने पूछा। अब हमें उस जगह का पता लगाना होगा जहां नलिनी है, और इसके लिए सबसे पहले कालिका ट्रेडिंग के असली मालिक का नाम सामने आना चाहिए। अगली सुबह व्योमकेश ने अपने पुराने परिचित राम बाबू से संपर्क किया। राम बाबू व्यापारिक हलकों के पुराने जानकार थे। हम उनसे एक चाय की दुकान पर मिले। धुएं और घमाघमी के बीच उनकी धीमी गहरी आवाज और भी प्रभावशाली लगी। उन्होंने कहा, कालिका ट्रेडिंग, यह कंपनी कुछ साल पहले अचानक सामने आई थी। इसके पीछे एक बड़ा आदमी है, लेकिन नाम कोई नहीं जानता। सुना है कि यह लोग जमीन के सौदों में धोखाधड़ी और शायद कुछ गैरकानूनी कारोबार में भी शामिल हैं। व्योमकेश ने पूछा, क्या आप हमारे लिए इसके मालिक का नाम पता कर सकते हैं? राम बाबू ने थकी सांस लेते हुए कहा, कोशिश करूंगा, लेकिन सावधान रहिएगा। जिनसे आप टकरा रहे हैं वे बेहद खतरनाक लोग हैं। उस रात जब हम लौटे, व्योमकेश ने नलिनी की डायरी फिर से खोली। उसने एक पन्ने पर उंगली रखी और कहा, देखो अजीत, उसने लिखा है, अब समझ आ गया कि देवनाथ और लाभन्या मिलकर बाबूजी की संपत्ति बेचने का षड्यंत्र रच रहे हैं। लेकिन कालीचरण मालिक नहीं है, उसके पीछे कोई और है, कोई ऐसा जिसे मैं अब तक पहचान नहीं पाई। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, तो नलिनी को इस षड्यंत्र की पूरी भनक मिल गई थी? व्योमकेश ने सिर हिलाया, हां, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बनी। अजीत, मुझे लगता है हम अब सच के बहुत करीब आ गए हैं। इस खेल का असली मालिक सामने आने ही वाला है। कालिका ट्रेडिंग कंपनी एक सामान्य व्यापारिक संस्था नहीं थी। यह वह मुखौटा था जिसके पीछे लालच और साजिश की लंबी परतें छुपी हुई थीं। राय परिवार की संपत्ति, नलिनी की डायरी में दर्ज डरावनी बातें, कालीचरण की धमकियां और अब लाभन्या का नाम उस अंधेरे खेल से जोड़ना, सब कुछ एक ही दिशा में इशारा कर रहा था कि यह मामला उतना साधारण नहीं जितना शुरू में लगा था। व्योमकेश उस रात कमरे के कोने में बैठा अपनी नोटबुक पर कुछ लिख रहा था। उसकी आंखें तेज और केंद्रित थीं। उसने पेन रोकते हुए कहा, अजीत, अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। नलिनी को ढूंढना बेहद जरूरी है, और यह तभी मुमकिन है जब हम कालिका ट्रेडिंग के असली मालिक तक पहुंचे। मैं उसकी आंखों में देखकर समझ गया था कि उसकी योजना अब निर्णायक मोड़ ले चुकी है। अगली सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने दरवाजा खोला तो सामने राम बाबू खड़े थे। हमेशा हंसते रहने वाले उस आदमी के चेहरे पर इस बार तनाव और गंभीरता की लकीरें खींची हुई थीं। उनके हाथ में एक छोटा कागज था। वह कुर्सी पर बैठे और धीमी आवाज में बोले, बख्शी बाबू, मैंने पता लगाया है, लेकिन जिस नाम का खुलासा हुआ है वो बेहद खतरनाक है। कालिका ट्रेडिंग के पीछे है हरि प्रसाद दास, कोलकाता के अंडरवर्ल्ड का बड़ा नाम। तस्करी, काला बाजार, जमीनों पर कब्जा, हर गैर कानूनी धंधे में उसकी जड़ें फैली हुई हैं। मैंने हैरत में कहा, हरिप्रसाद दास? तो क्या कालीचरण और देवनाथ उसी के आदमी हैं? राम बाबू ने धीरे से सिर हिलाया। हां, कालीचरण उसका सबसे भरोसेमंद दाहिना हाथ है, और देवनाथ शायद बस एक लालची मोहरा जो धन और लालच की वजह से उसके खेल में शामिल हो गया। फिर उन्होंने एक और रहस्य खोला। सुनिए, हरिप्रसाद दास का ठिकाना हावड़ा के पास है, एक पुराना गोदाम। वहां से ही वह अपने धंधे चलाता है। यही उसकी असली गुफा है। व्योमकेश ने गंभीरता से उस कागज को लिया और शांत लहजे में कहा, धन्यवाद राम बाबू, यह जानकारी हमारे लिए बेहद कीमती है। आज रात हमें वहीं जाना होगा। अगर नलिनी कहीं छुपाई गई है तो सबसे पहले वही जगह होगी। मैंने संकोच भरे स्वर में कहा, लेकिन व्योमकेश, हरिप्रसाद इतना खतरनाक है तो क्यों ना पुलिस को साथ ले लिया जाए। उसका चेहरा ठंडे आत्मविश्वास से भरा था। पुलिस को अभी तक कोई भरोसेमंद सुराग नहीं मिला। अगर हम उन्हें लेकर चलेंगे तो खबर पहले ही हरिप्रसाद तक पहुंच जाएगी। अजीत, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन पर अकेले ही उतरना पड़ता है। उस रात हम हावड़ा की ओर निकले। अंधेरे में रिक्शे के पहियों की चरमराहट और गंगा से आती सीलन भरी हवा हमें और बेचैन कर रही थी। हावड़ा की गलियां कोलकाता से और भी संकरी और अंधेरी थीं।
गोदाम तक पहुंचते पहुंचते करीब आधी रात हो चुकी थी। चारों ओर घना सन्नाटा फैला हुआ था और सिर्फ दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज इस खामोशी को तोड़ रही थी। गोदाम सामने था, जर्जर और पुरानी इमारत, मगर दरवाजों पर मोटे लोहे के ताले लगे थे। दाखिल होना आसान नहीं था। व्योमकेश ने धीरे से कहा, यहां जरूर कोई और रास्ता होगा। हम दोनों गोदाम के पीछे की ओर गए। वहां दीवारों के बीच एक छोटा सा दरवाजा आधा खुला मिला। दरवाजे से आती ठंडी हवा में पुराने तेल और लकड़ी की बासी गंध मिली हुई थी। सावधानी से अंदर कदम रखा। अंधेरे ने हमें घेर लिया। व्योमकेश ने धीरे से टॉर्च जलाई। पीली सी रोशनी में टूटी फूटी पेटियां, धूल जमे बोरे और लोहे की सरसराहट नजर आई। हम बहुत धीरे धीरे कदम संभालते आगे बढ़ रहे थे। तभी एक कोने से कमजोर सी आवाज सुनाई दी। मेरे मुंह से अनायास निकला, नलिनी। व्योमकेश ने तुरंत चुप रहने का इशारा किया और उस दिशा में आगे बढ़ा। वहां एक छोटा सा कमरा दिखाई दिया। दरवाजा लोहे का था और ताला भारी जंग लगा। उसने झटपट ताले पर औजार लगाया। जैसे ही वह ताला तोड़ने ही वाला था, पीछे से कड़क आवाज गूंजी, कौन है वहां? यह कालीचरण की आवाज थी। हमारे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसके साथ दो और आदमी थे, हाथों में लाठियां पकड़े हुए। व्योमकेश ने तुरंत टॉर्च बंद की और हमें एक बड़े लकड़ी के बक्से के पीछे छिपा लिया। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगा कहीं उसकी आवाज ही हमें पकड़वा न दे। कालीचरण बोला, मुझे यकीन है यहां कोई था। हरिप्रसाद को खबर करनी होगी। थोड़ी देर खोजबीन करने के बाद वे दूसरी ओर बढ़ गए। व्योमकेश ने तुरंत फुसफुसाकर कहा, अजित, जल्दी करनी होगी, नलिनी यहीं है। हम फिर से उस कमरे की ओर दौड़े। इस बार व्योमकेश ने पूरी ताकत से ताला तोड़ा और दरवाजा खोल दिया। अंदर गद्दे पर बैठी नलिनी दिखी, कमजोर, दुबली और चेहरे पर खौफ की परत। उसकी आंखों में आंसू थे। हमें देखते ही उसकी कांपती आवाज निकली, आप लोग कौन हैं? व्योमकेश ने धीमे स्वर में कहा, हम तुम्हें बचाने आए हैं, चलो, हमें देर नहीं करनी चाहिए। हमने उसे उठने में सहारा दिया और बाहर निकलने लगे। लेकिन तभी गोदाम का मुख्य दरवाजा जोर से खुला। अंदर एक विशाल शरीर, भारी कदम और ठंडी निर्मम आंखें लेकर एक आदमी दाखिल हुआ। तो तुम हो व्योमकेश बख्शी? उसकी आवाज में जहर था। मैं हरिप्रसाद दास हूं और तुमने बहुत बड़ी गलती की है। मेरे धंधे में दखल देने की सजा अब तुम्हें यहीं मिलेगी। उस पल हवा भी भारी लग रही थी। व्योमकेश ने नलिनी को मेरे पीछे किया और अपनी जेब से पिस्तौल निकाल ली। शांत मगर दृढ़ आवाज में बोला, हरिप्रसाद, खेल खत्म हो चुका है। नलिनी को छोड़ दो, वरना अगला कदम तुम्हारा अंत होगा। हरिप्रसाद जोर से हंसा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम यहां से जिंदा निकल जाओगे? मेरे लोग तुम्हें यहीं खत्म कर देंगे। तभी कालीचरण और उसके दोनों आदमी भी आ पहुंचे और हमें घेर लिया। मैंने नलिनी को कसकर पकड़ा और व्योमकेश ने अपनी पिस्तौल तान दी। तनाव इतना घना था कि हवा तक सन्नाटे से भर गई। इसी बीच अचानक बाहर से सायरन की गूंज सुनाई दी। पुलिस! हरिप्रसाद और कालीचरण के चेहरों पर पहली बार डर साफ झलक गया। यह तुमने किया बख्शी! हरिप्रसाद चीखा और अगले ही क्षण पुलिस का दल धड़धड़ाते हुए अंदर घुस आया। गोलियों की नहीं बल्कि गिरफ्तारी की आवाजें गूंजी। हरिप्रसाद, कालीचरण और उनके साथी हथकड़ियों में जकड़े गए। नलिनी अब हिम्मत खो बैठी थी। वह व्योमकेश के कंधे पर सिर रखकर रो पड़ी। धन्यवाद, मुझे लगा था कि मैं कभी बच नहीं पाऊंगी। मैंने आश्चर्य से व्योमकेश से पूछा, लेकिन पुलिस को खबर किसने दी? वह धीमे से मुस्कुराया। रामबाबू, मैंने उससे कह दिया था कि अगर हम 2 घंटे में वापस न लौटें तो वह पुलिस को खबर कर दे। भरोसा और सावधानी दोनों जासूसी की असली ताकत है। उस रात जब हम नलिनी को लेकर रमेश्वर राय के घर पहुंचे, माहौल भावनाओं से भर गया। नलिनी दौड़कर अपने पिता के गले लग गई। रमेश्वर राय की आंखें नम हो गईं और उन्होंने बार बार व्योमकेश को धन्यवाद कहा। लेकिन व्योमकेश संतोष से ज्यादा गंभीर था। उसने नलिनी को गिलास में पानी दिया और शांत पर दृढ़ स्वर में पूछा, अब हमें सब जानना होगा। नलिनी, तुमने क्या देखा था? कौन सा सच तुम्हें अगवा किए जाने का कारण बना? नलिनी ने कांपती सांस भरकर कहना शुरू किया। कुछ महीने पहले की बात है। मैंने देवनाथ को कालीचरण के साथ देखा, काली मंदिर वाली गली में, जबकि उसने घर से कहा था कि वह व्यापार के सिलसिले में बाहर जा रहा है। मेरा शक गहरा गया।
एक दिन मैं चुपके से उसके कार्यालय पहुंची और वहां कुछ दस्तावेज देखे। वे बाबूजी की संपत्ति से जुड़े थे, लेकिन उन पर जाली हस्ताक्षर थे। व्योमकेश ने गहरी नजर से पूछा, तो फिर तुमने उन कागजात का क्या किया? उसने झिझकते हुए कहा, मैंने उनमें से कुछ छुपा लिए। मेरा इरादा था कि उन्हें दिखाकर देवनाथ से सच जान सकूं, लेकिन जब मैंने उससे सवाल किया तो वह गुस्से से भड़क उठा। उसी रात मुझे धमकी भरा पत्र मिला। उसमें लिखा था कि अगर मैंने किसी को बताया तो मेरा परिवार नष्ट कर दिया जाएगा। पत्र पर काली का नाम लिखा था। मुझे पूरा यकीन है कि वह कालीचरण ही था। उसकी आवाज टूटने लगी। कुछ दिन बाद मुझे रात में काली मंदिर वाली गली में बुलाया गया। वहां कालीचरण और उसके साथ एक और आदमी था, हरिप्रसाद दास। उन्होंने मुझे उस गोदाम में ले जाकर बंद कर दिया और कहा कि अगर मैं चुप रहूं तो मुझे कुछ नहीं होगा। व्योमकेश ने सख्त स्वर में पूछा, और लाभन्या? नलिनी ने अपने पिता की ओर देखा और धीमे स्वर में बोली, हां, मांझी को सब पता था। वह चाहती थी कि बाबूजी की संपत्ति बिक जाए। वह और देवनाथ आपस में पैसों का हिस्सा बांटना चाहते थे। मुझे हमेशा ताने देती थी कि मैं उनके रास्ते में रुकावट हूं। यह सुनते ही रमेश्वर राय का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। लाभन्या, यह सब मेरे पीठ पीछे। करीब उसी समय दरवाजा खुला और पुलिस लाभन्या और देवनाथ को लेकर अंदर आई। दोनों के चेहरे शर्म और डर से झुके हुए थे। रमेश्वर राय गरजते हुए बोले, तुमने मेरे साथ ऐसा विश्वासघात किया? लाभन्या चुप थी। उसकी आंखें नीची गड़ी थीं। देवनाथ हकलाते हुए बोला, मुझे माफ कर दो बाबूजी, मैं लालच में आ गया था। हरिप्रसाद ने बहुत पैसा देने का वादा किया था। कमरे में खामोशी छा गई। बाहर कोलकाता की रात अब भी रहस्यों से भरी थी, लेकिन भीतर अब परत दर परत छिपे षड्यंत्र का सच सामने आ चुका था और व्योमकेश के चेहरे पर वही सख्त किंतु संतोषजनक चमक थी। एक और गुत्थी सुलझ चुकी थी। लालच ने तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाल दिया है देवनाथ। तुम्हारा फायदा तुम्हें इतना अंधा कर गया कि तुम अपनी पत्नी की जान पर मंडराते खतरे को भी नहीं पहचान सके। व्योमकेश का स्वर बेहद ठंडा और नपी तुली धार लिए था। यह स्वर किसी गहरी निराशा से उपजा था, जैसे वह समझ नहीं पा रहा हो कि एक इंसान दूसरों पर कैसे इतना बड़ा अन्याय कर सकता है। देवनाथ सिर झुकाए खड़ा था। उसके चेहरे पर शर्म, डर और भीतर ही भीतर टूट जाने का बोझ साफ दिखाई दे रहा था। वह कांपती आवाज में कुछ कहना चाहता था, पर गले से शब्द ही नहीं निकल पा रहे थे। तभी वहां मौजूद पुलिस इंस्पेक्टर ने, जो अब तक चुप था, अपनी भारी आवाज उठाई। श्री बख्शी, हमने हरिप्रसाद दास, कालीचरण और उनके सभी आदमियों को हिरासत में ले लिया है। आपने जो दस्तावेज मुहैया कराए और नलिनी की गवाही, दोनों ने हमें यह साबित करने में मदद की कि यह सब एक सुनियोजित षड्यंत्र था और इसीलिए लाभन्या और देवनाथ को भी अब हिरासत में लिया जाएगा। इस घोषणा के बाद कमरे का वातावरण और बोझिल हो गया। पुरानी हवेली की मोटी दीवारों से टकराकर यह खामोशी गूंजने लगी। हर एक चेहरा तनाव से भरा हुआ दिख रहा था। रमेश्वर राय, जिनकी उम्र और परिस्थितियों का बोझ मानो अचानक कई गुना बढ़ गया था, भारी सांस भरते हुए बोले। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उनमें एक अजीब दृढ़ता भी थी। श्री बख्शी, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं, समझ नहीं पा रहा। आपने मुझे मेरी बेटी वापस दी और आपने जो सच सामने लाया वह भले ही कड़वा हो, लेकिन यही हकीकत है। आपने आज मेरी आंखें खोल दी। उनकी आंखें भर आई थीं। व्योमकेश ने हमेशा की तरह हल्की पर अर्थ भरी मुस्कान के साथ कहा, मेरा काम सच निकालना है श्री राय, पर हर सच सुखद नहीं होता। कभी कभी उसकी तकलीफ जीवन भर साथ रहती है। उस रात जब हम अपने घर लौट रहे थे, शहर की रात अजीब खामोशी में डूबी थी। ट्राम की घंटियां कहीं दूर से आती हुई हवा में तैर रही थीं। मैं लंबे समय तक चुप रहा, फिर अचानक पूछ बैठा, क्या तुम्हें पहले से शक था कि लाभन्या और देवनाथ इस साजिश में शामिल हैं? व्योमकेश ने अपनी टोपी उतारी और टेबल पर रख दी। उसकी आंखें शांत थीं, मगर उनमें वही पैनी चमक थी जो हमेशा किसी रहस्य को सुलझाने के बाद दिखती थी। हाँ अजीत, नलिनी की डायरी में दर्ज घटनाएं, उसकी आशंकाएं और फिर उस रात काली मंदिर वाली गली में लाभन्या की मौजूदगी, इन सब ने मेरे संदेह को यकीन में बदल दिया। लेकिन हरिप्रसाद दास का नाम मैंने भी नहीं सोचा था। वह इस पूरे खेल का असली सूत्रधार था। मैंने धीमे स्वर में पूछा, और नलिनी, अब उसके आगे का जीवन कैसा होगा?
व्योमकेश ने एक क्षण भर खामोशी के बाद कहा, वह मजबूत लड़की है, उसने जो गुजरा है उससे वह और निखर जाएगी। लेकिन रमेश्वर राय को अब अपने परिवार को फिर से संभालना होगा। भरोसा टूटे तो उसे जोड़ना आसान नहीं होता, मगर यही जीवन का सबसे बड़ा इम्तिहान है। दिन बीते। कोलकाता की गलियां अपने सामान्य शोरगुल में लौट चुकी थीं, लेकिन राय परिवार का घर बदल गया था। वहां अब वैसी हलचल और रोशनी नहीं थी। हवेली भारी और उदास लगती थी। लाभन्या और देवनाथ पुलिस हिरासत में थे, जबकि हरिप्रसाद और कालीचरण जेल की सलाखों के पीछे। कुछ दिनों बाद हम दोनों फिर से राय साहब के घर पहुंचे। ड्राइंग रूम वहीं था, लेकिन वहां का वातावरण बदला हुआ था। मोटे पर्दे खिड़की से आती रोशनी को दबा रहे थे और कमरे में चुप्पी का बोझ लटका हुआ था। हमारी नजर नलिनी पर पड़ी। वह अब पहले से ज्यादा संयत और शांत थी। उसने एक साधारण सफेद क्रीम रंग की साड़ी पहन रखी थी और उसके चेहरे पर अब डर की जगह एक नई उम्मीद की छाप थी। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे उसने अपने भीतर साहस जगाकर जीवन को नए सिरे से अपनाने का फैसला कर लिया हो। रमेश्वर राय ने हमें बैठाया और चाय का आदेश दिया। वे धीमे स्वर में बोले, श्री बख्शी, आपने बेटी को केवल बचाया नहीं, मेरे सामने वह सच भी रखा जो वर्षों तक मेरी आंखों से ओझल था। कई बार सोचता हूं, क्या मैं अपने ही परिवार को कभी जान पाया था? शायद नहीं। व्योमकेश ने सहज पर गंभीर स्वर में कहा, सच हमेशा आसान नहीं होता श्री राय, लेकिन उसका सामना करना मुक्त कर देता है। आपकी बेटी बहादुर है, उसने हर मुश्किल में जीने की ताकत दिखा दी है। अब आपको भी उसे नई शुरुआत का मौका देना चाहिए। नलिनी ने धीरे से मेज पर रखा चाय का प्याला उठाया और फिर उसे नीचे रखते हुए बोली, व्योमकेश बाबू, मैं आपकी बहुत आभारी हूं। अगर आप ना होते तो शायद मैं उसमें हमेशा कैद रहती। लेकिन अब मैं खुद से सवाल करती हूं, मैं क्या करूं? मेरा घर, मेरा परिवार, सब कुछ वैसा रहा ही नहीं। उसके स्वर में पीड़ा थी, लेकिन साथ ही उसमें दृढ़ता भी थी। व्योमकेश ने साफ शब्दों में कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है नलिनी। तुमने सच का सामना किया और वह उजागर किया जिसे हर कोई दबाना चाहता था। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। अब बाकी जीवन तुम्हारे सामने एक खुला रास्ता है, उस पर तुम्हें अपने कदम बढ़ाने होंगे। नलिनी की आंखों में आंसू आए, लेकिन होंठों पर हल्की मुस्कान भी थी। उसने गहरी सांस ली और बोली, मैंने सोच लिया है, मैं इस घर में अब नहीं रहूंगी। मैं अपनी सहेली मालती के पास जाऊंगी, अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी और अपने पैरों पर खड़ा होकर जीवन जीऊंगी। यही मेरा रास्ता है। रमेश्वर राय ने अपनी बेटी की ओर देखा। उनकी आंखें नम हो गईं। पहले तो वे मौन रहे, पर फिर बड़े बोझिल स्वर में बोले, ठीक है बेटी, अगर यही तुम्हारा फैसला है तो मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन यह घर हमेशा तुम्हारा रहेगा। उनके चेहरों पर पीड़ा थी, लेकिन उस पीड़ा में गर्व भी साफ झलक रहा था। व्योमकेश ने मुस्कान के साथ कहा, यह समझदारी भरा और साहसपूर्ण कदम है। श्री राय, आपकी बेटी के निर्णय पर आपको गर्व होना चाहिए। उसकी आत्मनिर्भरता उसे और मजबूत बनाएगी। घर से बाहर निकलते हुए कोलकाता की गलियां फिर उसी चहल पहल से भरी थीं। रिक्शों की घंटियों की आवाज, ठेले वालों की पुकार और शाम की हवा में तैरती अगरबत्ती की खुशबू, सब कुछ वैसा ही था। लेकिन इस बार मैं पूरे रास्ते अपने विचारों से जूझता रहा। आखिर मैंने पूछ ही लिया, व्योमकेश, क्या तुम्हें लगता है कि नलिनी सचमुच इस सब से उबर पाएगी? उसने अपनी टोपी ठीक की और गंभीरता से कहा, हां अजीत। नलिनी ने न केवल अपने डर को कुचला, बल्कि उसने पूरे परिवार के भीतर छुपे षड्यंत्र को भी उजागर किया। ऐसे लोग रास्ता खुद बना लेते हैं। याद रखो, कभी कभी सबसे बड़ा बदला एक नई शुरुआत होती है। हम अपने घर की ओर बढ़ते रहे। सड़क पर ढलती शाम की रोशनी और भीड़ के शोर के बीच व्योमकेश ने अपनी पुरानी नोटबुक निकाली और उसमें कुछ पंक्तियां दर्ज कीं। मैंने उत्सुकता से पूछा, क्या लिख रहे हो? उसने बिना ऊपर देखे कहा, इस रहस्य का अंतिम नोट, हर केस कोई ना कोई सबक देता है अजीत, और इस बार का सबक यही है कि लालच और स्वार्थ इंसान को उस जगह पहुंचा देते हैं जहां से वह अपना ही घर, अपना ही खून और अपना ही विश्वास खो देता है। रात जब मैं बिस्तर पर लेटा तो नलिनी की छवि मेरे सामने तैरने लगी। वह चेहरा जो पहले भय से भरा हुआ था, अब साहस और उम्मीद से चमक रहा था। कोलकाता की गलियों में वही पुराना रहस्य और परछाइयां अब भी मौजूद थीं, लेकिन उनके पीछे एक नई किरण भी छूट गई थी।
यही नलिनी की असली जीत थी। उसने अंधेरे से बाहर अपना रास्ता खुद चुना। दोस्तों, एक बात नोटिस की है, आप वीडियो पूरा ध्यान से देख लेते हो, हर सीन, हर कहानी इंटरेस्ट से सुनते हो, लेकिन जब सब्सक्राइब करने की बारी आती है तो अचानक कंजूस बन जाते हो। अरे यार, ये सब्सक्राइब वाला बटन तो बिल्कुल मुफ्त है, कोई टैक्स वसूल नहीं होगा। बस एक क्लिक करना है और हमारी अगली कहानियां सीधी आपके पास पहुंच जाएंगी। तो भाई, थोड़ा दिल बड़ा करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। और हाँ, कमेंट में ये भी बताना मत भूलना कि आप ये वीडियो कहाँ से और कितने बजे देख रहे हो, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी कहानियां किस किस शहर तक पहुंच रही हैं।